अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल आप सुन रहे हैं कि चौधरी साहिबान जो हैं गुजरात के, उनका इमरान खान के साथ जो एक सियासी अलायंस है उसके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो हम सुन रहे हैं। इससे पहले जब मौलाना फजल रहमान साहब का धरना हुआ और उस धरने में कुछ मामलात ऐसे हुए बाद में जाके जिसकी वजह से चौधरी साहिबान का नाम जो है वो इमरान खान के बारे में कुछ ऐसी बातें करने के सिलसिले में आया कि जिस पे कि पीटीआई और काफ लीग में एक दरार पड़ी और चौधरी साहिबान को भी बहुत सारी वजाहतें करनी पड़ी कि हम पे शक किया जाता है जबकि हम इत्तेहादी हैं, हम पे इत्मीनान नहीं किया जाता जबकि हम इत्तेहादी हैं। वो मामला जैसे तैसे रफा दफा हो गया और आपस में एक तोड़ न बना, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मामलात पेश आए कि जिससे गवर्नमेंट को ये थ्रेट महसूस हुई कि ये किसी वक्त संजीदा थ्रेट भी हो सकती है और ये अलग हो के पीटीआई की गवर्नमेंट को जो थोड़ी सी अक्सरियत पे चल रही है इन लोगों के तावन से वो मुश्किल में पड़ सकती है। अब दाद देनी पड़ती है कि इमरान खान के जो लोग हैं, पीटीआई के जो संजीदा लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया और ख़तरे को टाल भी दिया और फिर आइंदा उसकी तैयारी भी कर ली कि ये खतरा अगर फिर दोबारा पेश आए तो हम क्या करेंगे। उसकी स्ट्रेटजी जो बनाई गई वो बड़ी वाज़ेह है कि ऐसी कोई हमायत जो है वो पहले से बना ली जाए जो कि अगर ये लोग हमसे अपना जो है तावन खींचें तो कुछ और लोग हों जो हमारे साथ आगे आगे तावन करें और ये जो कमी आए उसको पूरा कर लिया जाए, ताकि ये ब्लैकमेलिंग अगर मुस्तकबिल में हो संजीदा तौर पे हो जाए तो उसका हल हो। अब हुआ ये कि ये तैयारी कर ली गई, इसको समझ लिया गया और इसको देख लिया गया। अब ये जो तैयारी कर ली गई तो क्योंकि जब एक दफ़ा तोड़ पैदा होता है, दूरी पैदा होती है, तो वो फिर एक जो है ना वो बार बार भी हो सकती है। अब क्योंकि ये लोग सियासत में रहे हैं, हुकूमतों में रहे हैं, पहले चौधरी बरादरान पंजाब पे इन्होंने हुकूमत भी की हुई है और वजीर वगैरह भी ये मुख्तलिफ दौर में रहे हैं, निगरान वजीर आजम भी रहे हैं। तो फिर ये पुराना खानदान है सियासी, तो बहरहाल हर किसी ने सियासत में आके अपने फायदे तो उठाए होते हैं। लाजमी बात है, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात है ही नहीं क्योंकि कि मैंने फलाने नहीं की या फलाने नहीं की। चंद लोग होंगे मिसाल जिनकी दी जा सकती है, वरना तो अमूमन हर कोई सियासत में आता ही पैसा बनाने और मुफाद के लिए और फ़ायदे उठाने के लिए आता है। ये एक पेशा है, इसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। तो क्या लाखों की तनख्वाह लेने आते हैं, या सिर्फ झंडे वाली गाड़ी के लिए आते हैं, या एक एमएनए का नाम के लिए आते हैं? क्योंकि वजीर तो चंद बनते हैं, बाकी तो एमएनए होते हैं। तो ये सारा कुछ एक सियासत का जो खेल है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, ये है ही पैसे बनाने का और बहुत बड़ी मिकदार में पैसे बनाने का आसान और शॉर्टकट रास्ता है। तो अब जो मामला पेश आया अभी अभी हमने सुना, आप भी सुन रहे हैं कि चौधरी बरादरान को ये ख्याल हुआ है कि उनके बारे में नैब कुछ उनकी पुरानी इंक्वायरियाँ जो कि कई दफ़ा क्लोज हो चुकी हैं या उनको सेट असाइड कर दिया गया था, वो खोलने जा रहा है। तो उन्होंने पेशगी हाई कोर्ट में वो चैलेंज इस तरह किया कि नैब के इख्तियारात में क्या आता है और क्या नहीं आता है, उस सिलसिले में हमारी जो चीज़ें हैं वो उसके इख्तियार से बाहर हैं। एक तो उन्होंने ये स्टैंड लिया पॉइंट। दूसरी, ये जो चीज़ें अगर खोलने जा भी रहा है तो वो चीज़ें पहले कई दफ़ा खुल के बंद हो चुकी हैं और ये कहा जा चुका है कि इनमें कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इनमें कुछ नहीं तो उनको क्लोज करके
दाखिले दफ्तर क्यों नहीं कर दिया गया, उनको मंजर से हटा क्यों नहीं दिया, वो साइड पे फिर क्यों रख दी गई? क्योंकि जिस चीज में कुछ ना हो फैसला हो जाता है, वो चीज तो फिर मुकदमा बर्खास्त हो जाता है। अब ये एक पॉइंट है। और दूसरा ये कि क्या उनका इख्तियार है कि नहीं, इसको भी जाहिर है अगर इन्होंने चैलेंज किया तो वो साबित करेंगे कि हमारा इख्तियार है, अगर वो कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन नैब ने जवाबन कहा कि फिलहाल हम तो ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे या कुछ कर नहीं रहे थे, तो पता नहीं ये क्यों इन्होंने इस तरह किया है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि ऐसी बातें, ऐसी चीजें हर किसी के मुखबर या बताने वाले हमदर्द होते हैं, माजी के लोग जानने वाले, जो कुछ पहले ही खबर दे देते हैं, अंदर की बात बता देते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स भी मीटिंग खत्म होने से पहले बात कर बाहर आ जाते हैं सहाफियों के पास। तो ये एक इन लोगों के जराए होते हैं, जो जिस तरह भी वो मैनेज करते हैं, खबर लेने वाले वो खबर ले लेते हैं। हो सकता है चौधरी साहिबान के किसी मुखलस हमदर्द ने उनको ये कह दिया हो कि कुछ होने वाला है और फलां वाला चीज़ें छिड़ने वाली हैं, आप कुछ बंदोबस्त कर लें। लेकिन अब ये है सूरत हाल ऐसी कि इस सिलसिले में, इसी मामलात में काफिले की ये समझती है कि शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से नैब को कोई इशारा किया गया है और अब ये गवर्नमेंट अपने आप को मजबूत भी कर चुकी है। अगर हम कहें कि हम आपके साथ नहीं चलते तो शायद इसकी वो अहमियत भी ना हो जो पहले थी। लिहाजा तीनों बड़े, जो मोहम्मद सलाई साहब, चौधरी जोरलाई के बेटे, चौधरी इनके रेज़ाई साहब के बेटे और चौधरी शुजात साहब, तीनों ही प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और कुछ बातचीत उस पर की जो हमने मीडिया में देखी। और फिर काफ अली के बड़े ही एक नुमाया जो है चीमा साहब, वो जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले और खुल के बातें की, जिसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे और मेरी ये आदत नहीं है कि मैं चुप के वार करूं और इस तरह से साजिशें करूं, ये मेरा मिजाज नहीं है। जब मैं कुछ करूंगा तो मैं सामने आके फ्रंट से करूंगा और सबके सामने करूंगा और आपसे बात होगी। तो उन्होंने, पीएम ने यकीन दिलाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हमारी तरफ से कोई पेशरफ्त आपके खिलाफ नहीं की जा रही, ये आप यकीन रखें। नैब के अपने मामलात हैं, वो कुछ करता है नहीं करता है वो जाने और आप जाने, और आप उसके जो मामलात हैं वो आपको वहीं उनके साथ ही निपटाने होंगे, उससे हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है कि हम यहाँ बैठ के आपको नैब की तरफ से कोई यकीन नहीं करा देंगे, वो आपको नहीं छेड़ेगा। मैं पता करूंगा कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, मालूमात लेने के लिए मैं पता कर लूंगा। लेकिन अगर नैब कुछ कर रहा है तो खुद कर रहा है और निपटना भी उससे आपने खुद है, उसके लिए आप मुझसे यहाँ बात नहीं करेंगे मेरे साथ बरह रास्त, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, ये मेरा तरीका नहीं है, ये मेरा स्टाइल नहीं है। अब ये जो सारी सूरत हाल है और फिर ऊपर से ये खबरें जो आ रही हैं कि जब ये कहा गया कि इमरान खान स्टेबल हैं, उनको कोई खतरा नहीं है इनकी चौधरी साहिबान के छोड़ने या ना छोड़ने से, और वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी छोड़ने वाले नहीं, हम साथ ही रहेंगे, जाते नहीं है कहीं भी। तो इमरान खान साहब की पोजीशन अच्छी महसूस हुई तो किसी ने दूसरी तरफ से बात छेड़ दी कि नहीं जी वो तो ठीक भी हो, तो पीटीआई के तो अंदर ही कुछ धड़े ऐसे बन रहे हैं, कुछ सीनियर ऐसे मेंबर हैं जो बड़े अपने आप को सफबंदी कर रहे हैं और इमरान खान साहब को ये परेशानी भी है और फलां भी फलां सोच रहा है और ये भी ये सोच रहा है। यानी गवर्नमेंट के बारे में अनस्टेबिलिटी की खबरें मीडिया में हर वक्त चलती रहे, और अगर एक तरफ से इमरान साहब को क्लियर करता है मीडिया कि भाई उन्होंने इस मामला संभाल लिया है, तो कहा जाए कि दूसरी तरफ ये मामला जो है वो फंसा हुआ है। तो अनस्टेबिलिटी का तासुर देना ये कोई एजेंडा है लगता, क्योंकि जब इसको कुरेदते हैं, इसको अंदर जाते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं और सीनियर जो सहाफ़ी हैं जो मुस्बत ज़हन रखते हैं,
जो लिफाफा वाले साफ़ी नहीं है, लिफाफे लेने वाले, वो जब बयान करते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को और पीटीआई को इमरान खान के साथ नथी बयान करते हैं, एक पेज पे बयान करते हैं, और कोई चीज़ इमरान खान के खिलाफ इस वक्त चैलेंज नहीं है, वो इस तरह बयान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से लेग पुलिंग और इस तरह का तासर देने वाले मुसलसल वो तासर दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट की टांग खींची जा रही है, कहीं कहीं, कभी कहीं से, कभी कहीं से। अब ये सारी सूरत हाल जो है उसके अंदर एक आम आदमी क्या करे? मेरी यहां सजेशन है, आम आदमी जो है वो समी इब्राहिम साहब को सुने, किसी हद तक मुबश्शिर लुकमान साहब को सुने, और एनालिसिस वाले प्रोग्राम देखने हैं जिनमें तज्जिया जरा डीप जाके होता है, सवाल जवाब होते हैं। तो मोहित पीरजादा का प्रोग्राम चैनल 92 पे, वो मेहनत करते हैं अपने प्रोग्राम में, रिसर्च ऐसे सवाल करते हैं कि हकीकत सामने आए। गेस्ट भी उनके कुछ ऐसे होते हैं जो कि अच्छी गुफ्तगू करने वाले आमतौर पे होते हैं। एक सवाए इरशाद भट्टी साहब के जो अपनी हर गुफ्तगू एक नज़म की तरह लिख के ले आते हैं और उसको पढ़ पढ़ के जो है बयान करते हैं, और जब तक सारा कर न लें किसी की बारी भी नहीं आने देते हैं, और वो सारा उन्होंने सुनाना होता है जो सबक याद करके आए होते हैं। और फिर आजकल जो है वो लेफ्टिस्ट हो गए हैं, पहले राइटिस्ट थे और उससे मकबूलियत हासिल करके अब वो भी जो है वो दूसरे लेफ्ट विंग में चले गए हैं, और बड़ी ही एक वो क्या कहते हैं कि हट धर्मी से हुकूमत की मुखालफत की कोशिश करते हैं, जैसे आरिफ भट्टी साहब को आरिफ अमीर भट्टी साहब करते हैं, या जैसे बड़े एक अंदाज बना के अरशद शरीफ साहब करते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जब से इन्होंने एक मोड़ काटा है उस वक़्त से ये अपनी जगह पे आने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई इमरान खान के साथ कोई ज़ाती इनाद इनको हो गया है। पहले वो मंसूर साहब थे, मंसूर खान साहब, और जवेद चौधरी साहब जैसे लोग थे, और इसके अलावा हामिद मीर साहब जैसे लोग थे, और नजम सेठी साहब जैसे खुदा वास्ते का प्यार रखने वाले इमरान खान से। इस तरह के लोगों की सफ में अब ये 3 जो नई एंट्रियां हैं, और एक वो बैरिस्टर शमउद्दीन साहब हैं, वो भी अपनी तरफ से एक इमरान और खिलाफ और पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ वो बातें जो अब बंद हो गई होनी, वो बातें भी किए जाते हैं। तो समी इब्राहिम साहब, साबिर शाकिर साहब किसी हद तक, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मोहित पीरजादा, काशिफ अब्बासी भी किसी हद तक, इन लोगों के प्रोग्राम आप सुने तो थोड़ा सा आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिलता है। बाकी लोग तो जो है वो फिर इसी तरह ही हैं, क्योंकि इस कन्फ्यूजन को फैलाने में लिफाफा साफियों का ज़्यादा हाथ है, और जो संजीदा साफी हैं, जो मुहब्बे वतन हैं और जो न्यूट्रल हैं ज़्यादातर, और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात हो तो ख़िलाफ़ भी करते हैं, और तारीफ हो तो तारीफ भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, वो चांदी हैं, वो थोड़े हैं। उनको आदमी सुने, उनके साथ आदमी अटैच रहे, तो वो फिर पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है ना, जैसे आटे में नमक होता है ना थोड़ा सा, तो वो टेस्ट देता है, ज़्यादा हो जाए तो ख़राब कर देता है। किसी भी चीज़ में जो सालन है उसमें नमक होता है ना, वो एक हद तक होता है और अपना एक किरदार अदा करता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो सारा सालन नमक बन जाता है, फिर कोई टेस्ट उसमें नहीं रहता। जैसे चीनी अगर ज़्यादा हो जाए तो सारी चीज़ शीरा बन जाती है, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अच्छाई भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में थोड़ी रखी है, थोड़े लोगों के हिस्से में आती है, सब कोई सच्चाई अच्छाई, और उसका यही हुस्न होता है कि चंद लोग होते हैं जो
इस अंदाज के होते हैं। बाकी ज़्यादातर गंदे मंदे लोग हम जैसे होते हैं, जिनके अंदर फिर ये चमकदार लोग चमकते हैं, अपनी शान दिखाते हैं। तो शुरू से जब से दुनिया बनी है, हक थोड़ा होता है और बातिल ज़्यादा होता है। आज भी दुनिया में मुस्लिम्स कम हैं और गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं। फिर मुसलमान माशरों में अच्छे लोग थोड़े हैं, बुरे ज़्यादा हैं। फिर दीनदारों में, नमाज की तरफ चलने वाले मुसलमानों में सारे नमाज पढ़ने को मानते हैं, नमाजी थोड़े हैं, बेनमाजी ज़्यादा है। सच बोलने को सब अच्छा समझते हैं, सच्चे थोड़े हैं, झूठे ज़्यादा हैं। तो ये हुस्न है, जो लोग थोड़े होते हैं उनका अपना हुस्न होता है और वो उस सारे माशरे में चमकदार होते हैं और नुमायाँ होते हैं, चाहे वो थोड़े होते हैं। उनकी इज्जत भी होती है, उनकी कदर भी होती है, उनसे लोग मोहब्बत भी करते हैं। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी जो लोगों ने बनाई है बात, ये सही नहीं है। मेजॉरिटी अथॉरिटी होना कोई मकसद नहीं है। सच्चे अगर 4 हैं तो वही सही है, झूठे अगर 96 हैं तो वही गलत है। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, इसका तो फिर मतलब है कि बुराई अथॉरिटी है, क्योंकि वो ज़्यादा है। जैसे बाहर मगरब में कानून बनते हैं जमहूरियत में, वो वोटिंग जब होती है तो जिस तरफ ज़्यादा वोट हो जाते हैं, वो चाहे कितनी बुरी चीज़ हो, वो कानून बन जाता है। तो ये मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये इस्लाम में कोई कानून नहीं है ऐसा। ये दुनिया की बातें हैं, इन मगरब ज़्यादा लोगों की बातें हैं। आप सल्लम अकेले थे तो आप ही सच्चे थे, जब आप बढ़ गए साहबा ज़्यादा हो गए फिर भी आप ही सच्चे थे। सच्चाई का तलक सच के साथ है, ज़्यादा या थोड़े होने के साथ नहीं है। बल्कि अच्छाई तो होती ही कम है, उसकी तो पहचान ही है। हाँ, एक बात है जिसमें ज्यादती ठीक है, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इस उम्मत का जो बड़ा तबका है, स्वादे आज़म उसको कहा, बड़ा तबका है, वो कभी, यानी ज्यादा तादाद इस उम्मत की, मेरी उम्मत की ज्यादा तादाद कभी बातिल पे जमा नहीं होगी। ज्यादा लोग, इनकी अक्सरियत हक पे ही रहेगी। यानी कि जो मैं दीन लाया हूं, जो मैं पैगाम लाया हूं, ये इनकी अक्सरियत उस पे रहेगी। और ये बाद में ऐसा नहीं होगा कि मेरी उम्मत के लोग नजरियाती तौर पे, अमली कमियां इनमें होंगी, नजरियाती तौर पे किसी गुमराही पे जमा हो जाए, ये नहीं हो सकता। अक्सरियत उधर नहीं कभी होगी, अक्सरियत हक पे रहेगी और अक्सरियत उसी जानब होगी जो खैर की नामत होगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने दे दिया हमें। चुनांचे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये 4 आइमा के फिका में पैरोकार हैं। फिका इसलिए कह रहा हूं कि ये फिका के इमाम हैं और दीन में इमाम हैं, मजहब के इमाम हैं। दीन है इस्लाम, मज़ाहिब ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दीन होती है। ये 4 हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं, मज़ाहिब अरबा इनको कहते हैं। इन 4 नुक्ता नज़र दीन इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया में लोग इन 4 मज़ाहिब को, यानी 4 शक्लों में इस्लाम को मानने वाले हैं। यानी इमाम आज़म अबू हनीफा के पीछे चलने वाले, उनको अपना इमाम समझने वाले, इमाम शाफी को अपना इमाम समझने वाले, इमाम मालिक को अपना इमाम समझने वाले, इमाम अहमद बिन हम्बल जो चौथे हैं उनको अपना इमाम समझने वाले। ये चारों के चारों 80% शरीयत के ऊपर मुतफिक हैं। नमाज की रकातों पे, नमाज के औकात पे, नमाजों की तादाद पे, रोज़ों पे, हज पे, ज़कात पे और कलमा तैयबा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शहादत, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सारी चीज़ों पे ये मुतफिक हैं और एक हैं। 20% दीन ऐसा है जिसके बारे में कुरान और हदीस में बिल्कुल वाज़िया अहकामात या फैसले नहीं हैं। तो उन सूरतों में इन इमामों के जो फैसले हैं, ये अपनी अपनी फिका पे चलने वाले अपने अपने इमाम के फैसले को मानते हैं। और ऐसा होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने से साबित है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने जब एक साहबी को एक इलाके का गवर्नर बना के भेजा और फरमाया कि तुम फैसला कैसे करोगे, तो उन्होंने फरमाया, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं कुरान को देखूंगा। फरमाया, कुरान में अगर वो चीज़ ना मिले जिसके बारे में फैसला करना है, तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी सुन्नत, आपकी ज़िंदगी,
आपकी फरमोदात, आपकी बातों से उसके बारे में कोई ऐसी चीज तलाश करूंगा जिसमें उस बात का फैसला, इस तरह के मामले का हल हो। फरमाया कि अगर उसमें भी ना मिले तो, क्योंकि उस वक्त कुरान और हदीस और आप की ज़ात दो ही सोर्सेज थे। अब फरमाया कि फिर क्या करोगे अगर उधर भी ना मिले तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों की रोशनी में अपनी राय से पूरी कोशिश करूंगा हक तक पहुंचने के लिए, और उसको उसके मुताबिक फैसला करूंगा जो मुझे हक, इनकी रोशनी में जो हक मुझे समझ आएगा मैं वो फैसला करूंगा, अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा और इनके अंदर रहते हुए इनको सामने रख के कोई रास्ता निकालूंगा। तो आपने उनके सीने पे हाथ मार के या वैसे कहा कि शाबाश, बहुत अच्छी बात है, यानी बिल्कुल ठीक तुमने कहा। यानी आपने जिस अंदाज में भी, मुझे वो थोड़ा याद नहीं है कि आपने कुछ फरमा के कहा या इस तरह कहा, आपने उसकी तायीद की कि ये बिल्कुल ठीक तुमने बात की। अब बाद में जब आपसे सब तशरीफ ले गए तो ऐसी बातें जिनके ऊपर इख्तिलाफ हो सकता था या हुआ, उनके बारे में पूरी उम्मत ने एक मुतफिका राय इख्तियार की बाज़ मामलों के बारे में जो इख्तिलाफ आए। तो उसको फिर इजमाए उम्मत कहा जाता है। यानी कुछ अमूर ऐसे हैं जिन पे पूरी उम्मत ने, सहाबा ने, ताबईन ने, बाद में तबा ताबईन ने एक चीज़ पे एक राय इख्तियार की और उसको सही समझा, जो कि पहले इख्तिलाफी थी जिसके बारे में इख्तिलाफ था, फिर सारे एक चीज़ पे मुतफिक हुए। तो ऐसी चीज़ें जिन पे आम तौर पे पूरी उम्मत ने इत्तफाक कर लिया उनको इजमाए उम्मत कहा जाता है। तो तीसरी चीज़ फैसला करने के लिए कुरान और हदीस और सुन्नत के साथ इजमाए उम्मत है। और अब चौथे नंबर पे वो इज्तिहाद है जो कि उस सहाबी ने अर्ज किया कि मैं करूँगा, वो आया आइम्मा मुज्तहिदीन के हिस्से में। तो ये चारों के चारों क्योंकि इस असूल पे चलते हैं और इसलिए इन सब को अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ इन पे बोला जाता है। ये खुद भी अपने लिए इसी लफ्ज़ को इख्तियार करते हैं और ये उम्मत की अक्सरियत है जो तकरीबन 90% से भी ज़्यादा है, और ये ही सवाल आज़म है। और ये कभी भी इतनी तादाद में मुसलमान किसी और ख्याल पे मुतफिक नहीं हुए आप सदों की तशरीफ ले जाने के बाद, जो ये सारे के सारे मुतफिक हैं। ठीक है, अब ये सवाल आज़म है और आपके हदीस के मुताबिक आज भी ये किसी गलत चीज़ पे जमा नहीं हो सकते, बल्कि जिस चीज़ पे ये सारे जमा हैं वो ठीक ही है और ये भी सारे के सारे ठीक ही हैं। क्योंकि आपने फरमा दिया कि इस उम्मत का बड़ा तबका, तो बड़ा तबका जिस चीज़ पे है वो इससे ही पता चलता है कि वो ठीक है, क्योंकि आपने कह दिया कि मेरी उम्मत का बड़ा तबका, एक बड़ा हिस्सा कभी भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकता। तो जिस साइड पे ज्यादा लोग होंगे वो ठीक ही है, इसलिए कि ज्यादा तबका इस तरफ है। अब यहां पे जो मेजॉरिटी है आपकी उम्मत की, वो नजरियाती तौर पे ठीक है, अमली तौर पे जो उम्मत है वो उसकी मेजॉरिटी अमली तौर पे ठीक नहीं है। तो अमल में तो मेजॉरिटी अक्सर गलत होती है, लेकिन नजरिए के तौर पे मेजॉरिटी ठीक भी हो सकती है। जैसे कि आप ने अपनी उम्मत के बारे में फरमाया और पेशनगोई की। अब ये हदीस कुछ उन तबकों को बड़ी नागवार गुजरती है जो कि थोड़ी थोड़ी तादाद में है, क्योंकि इससे हदीस से उनकी नफी हो जाती है और वो बड़े तबके में सवाल आज़म में शामिल नहीं हो पाते। तो मैं आपको बता दूं, फिर इस हदीस पे कभी ये सनद के पीछे पड़ते हैं, कभी ये रावियों के पीछे पड़ते हैं, कभी किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, कभी इसको कोई घड़ी हुई कहने की कोशिश करता है, कोई कमज़ोर कहने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, जब एक चीज़ इनके खिलाफ जाती है और मेजॉरिटी के हक में जाती है तो फिर वो माइनॉरिटी वाला उसको मशकूक या गलत या कुछ करने की कोशिश करता है। ये मैं खास पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और ऐसा करने वाले हमारी अहले सुन्नत वल जमात के अंदर, जो खुद भी अपने आप को कुरान और हदीस का फॉलोअर बड़ी शद्दोमत से गिनते हैं, और अब अहले सुन्नत वल जमात भी अपने आप को कहने लगे हैं, जो पहले अपने आप को अहले हदीस का रट लगाते थे, ये लोग इस हदीस को तनकीद करते हैं क्योंकि ये इनके खिलाफ जाती है।
क्योंकि ये तो बहुत थोड़े से हैं, बहुत ही थोड़े से हैं, शायद 2% भी हो पाकिस्तान में तो बड़ी बात है। तो इनको ये चीज अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब ये हदीस आप बयान करें तो समझ लें कि कोई इसकी मुखालफत भी करेगा, लेकिन ये हदीस खुद अपने मफहूम को पूरी दुनिया के मुसलमानों को देखते हुए बता रही है कि ये सच्ची हदीस है, यानी इसकी रावियों की बहस की जरूरत नहीं है। उम्मत की अक्सरियत अहले सुन्नत वल जमात है और 4 आइमा के मानने वाले हैं, और चारों एक दूसरे को सही समझते हैं और चारों एक दूसरे से मुतफिक हैं। जो इख्तलाफ आता है वो फ्रोई है, बेसिक कोई इख्तलाफ नहीं है, इसलिए सारे एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो ये भी हमें समझना चाहिए साथ साथ। इंशाल्लाह बात कहाँ से चली, वो चौधरी साहिबान की सियासत से, और पहुंच कहाँ गई है जी। तो बस जो बातें रास्ते में आ गई, मौजू रुख बदलता रहा, शायद इसमें कोई खैर हो और ये बातें भी किसी के लिए जानना ज़रूरी हो, इनको समझना भी अच्छा हो, कोई सुनने वाला ऐसा सुन रहा हो। तो बात तो अपना रास्ता खुद बनाती है, जैसे पानी बहता है तो अपने रास्ते खुद बनाता जाता है। इंशाल्लाह आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।